तो मैं राजवीर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म पर। आज जो टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या रहेगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग और उनके यूजेस के बारे में। जैसे कि आप अभी फर्स्ट इमेज देख रहे हो, पोर्टेबल वेंटिलेटर की है। और पोर्टेबल वेंटिलेटर की कुछ विभिन्न प्रकार की जो इमेजेस होती हैं, या फिर मैं बात करूँ अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर ये अवेलेबल होते हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। पहला वेरिएंट जो आप देख रहे हो पोर्टेबल वेंटिलेटर का, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल का मतलब, और डिवाइस मतलब एक मैकेनिकल क्या है, मशीन है। देखा जाए तो इसकी बात करी जाए तो ये मैकेनिकल जो वेंटिलेटर है, या फिर मैं बात करूँ पोर्टेबल वेंटिलेटर है, ये रूम एयर और ऑक्सीजन दोनों को ही क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है पेशेंट के अंदर। पहली इमेज के अंदर आप देख रहे हो, पहली इमेज के अंदर आप देख रहे हो जहाँ पर आपको एक मशीन दिख रही है। दूसरी इमेज भी आपकी पोर्टेबल वेंटिलेटर की ही है, ठीक है। इसका प्रयोग मेनली अपने बात करें तो इसका उपयोग जो है वो कहाँ करते हैं हमने, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए हमारे को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के लिए ज़रूरत है। जैसे अभी ये बात करी जाए तो पोर्टेबल जो वेंटिलेटर का कोविड में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूँ होम केयर फैसिलिटीज़ के अंदर भी इसका एक अच्छा सा योगदान रहता है। होम केयर जो फैसिलिटीज़ है उसमें भी ये दिया जाता है, और ये भी एक क्या है, पोर्टेबल मशीन के ही टाइप हैं। तो ये आप देख रहे हो 3 प्रकार की इमेजेस मैंने लगाई हैं। तीनों प्रकार में से आपको कोई सी भी इमेज एम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ मैकेनिकल वेंटिलेटर की। मैकेनिकल वेंटिलेटर आपके सामने ये रहा। तो ये आपका नेक्स्ट अपने बात करें तो मैकेनिकल वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर की आपने इमेज देखी, ये आपके सामने एक इमेज थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर से कुछ पार्ट्स होते हैं उनकी बात करी जाए तो मैकेनिकल वेंटिलेटर हम ओरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओरली हम यूज़ करते हैं। ओरली यहाँ पर अपने बात करें तो ओरली उसको फूड दिया जाएगा, नहीं तो ओरली नहीं दिया जा रहा तो उसके लिए हमारे को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो इंसर्ट की जाती है नोज टू स्टोमक तक। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे एंडोटेकियल ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, वेंटिलेट करते हैं पर्सन को मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू। जिसमें हम बात करें तो मशीन के थ्रू ही ऑक्सीजन दी जाती है, मशीन के थ्रू ही ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है, CO2 को बाहर निकाला जाता है, जिसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है वो मशीन के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। ये मैकेनिकल क्या होता है, वेंटिलेटर। नेक्स्ट मैं बात करूँ मैकेनिकल वेंटिलेटर का, एक और इमेज आपके सामने है। तो ये एक इमेज आपको ये दे सकता है। नेक्स्ट आपके सामने एक इमेज ये रहा, ये भी एक मैकेनिकल वेंटिलेटर ही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो बेड साइड और पल्स ऑक्सीमीटर है, उनकी कुछ इमेजेस दे रखी हैं। तो बेड साइड के अंदर आपकी बात करी जाए तो बेड साइड के अंदर जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो आपके सामने है कुछ इमेजेस। ये तीनों इमेजेस हमारी पल्स ऑक्सीमीटर की आती हैं, और एक इमेज आपके पास में शॉर्ट जो देखी है आपने, कुछ इस टाइप की इमेज आती है एक, जिसके ऊपर भी स्क्रीन लगा रहता है। बिल्कुल छोटा डिवाइस रहता है जिसे हम फिंगर टिप्स वगैरह पे लगा करके पल्स ऑक्सीमीटर निकाला जा सकता है। लेकिन हमने बेड साइड की बात की है तो बेड साइड के अंदर ये 3 प्रकार के आपको पल्स ऑक्सीमीटर देखने को मिलते हैं। इस पल्स ऑक्सीमीटर की बात करी जाए तो यहाँ पे पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखा जाता है। हालांकि आजकल इसके अंदर टेम्परेचर की बात कर ली जाती है, हार्ट रेट भी देखी जाती है। जैसे कि आपकी मैं बात करूँ तो एम्स के अंदर एक इमेज आई थी, और उस इमेज में पूछा गया था कि ये जो मार्कर्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर का दे रखा है, ये जो कलर्स में दे रखा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं बात करूँ हार्ट रेट के लिए सबसे ऊपर की ओर जिसकी वेव्स भी हमारे को देखने को मिल रही हैं, ठीक है, जो ECG स्लिप के अंदर देखने को मिलती है। और इसके जस्ट ऊपर एक बॉक्स है, उसी के अंदर अलार्म का एक क्या दे रखा है, आइकन दे रखा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेड कलर के अंदर जो दे रखा है पल्स, जो ब्लड प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर के अंदर है, जो ग्रे कलर के अंदर दे रखा है वो पल्स ऑक्सीमीटर, जो ब्लू कलर के अंदर है वो हमारी रेस्पिरेटरी रेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पिछली बार जो इमेज आई थी लगभग कुछ इसी तरीके की थी, जहाँ पे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट की बात की है। लेकिन अभी कुछ रिसेंट में जो वेंटिलेटर, जो पल्स बेड साइड जो पल्स ऑक्सीमीटर है उनके अंदर टेम्परेचर के बारे में भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे डिफिब्रिलेटर की, तो डिफिब्रिलेटर एक क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल कन्वे करता है पेशेंट के अंदर, और इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा हमारे हार्ट को रीजनरेट किया जाता है। इसके कुछ इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशन की मैं बात करूँ तो इसके जो
डिफिब्रिलेशन के दौरान यूज़ की जाती हैं। जहाँ पे मैं बात करूँ हमारे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, कार्डियोवर्जन, और मैं बात करूँ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विथ पल्स, ठीक है, पल्स आ रही है लेकिन क्या है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिल्टर, दोनों के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। कुल मिला के हम क्या करें, यदि ज़्यादा पल्स रेट है उसको नॉर्मल लाने में हमारा हेल्प करता है कौन सा, डिफिब्रिलेटर, जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक देता है हमारी बॉडी को, जिसकी इलेक्ट्रिकल शॉक की जो 110 से लेकर के 150 मिली वोल्ट के बीच में रहता है। और मिली एम्पियर की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है 1.4 टू 4.3 मिली एम्पियर के अंदर ये वोल्टेज पासिस करता है पेशेंट के अंदर। तो इस तरीके से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की भी बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस की मैं बात करूँ, प्रेजेंस ऑफ पल्स यदि देखने को मिल रही है पर्सन के अंदर तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेट ही करना है अपनों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। जैसे चेस्ट बर्न की बात कर ले, या फिर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल शॉक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है हेल्थ केयर पर्सनस को भी, और मायोकार्डियल टिश्यूज़ भी इसमें डैमेज देखने को मिलते हैं। तो ऐसी पॉइंटों पर हमारे को क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेट ही रखना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे को क्या नहीं करना, यूज़ नहीं लेना मैकेनिकल आपके डिफिब्रिलेटर को। तो ये डिफिब्रिलेटर की दो इमेजेस हैं जहाँ पे आपको प्लेट्स देखने को मिल रही हैं जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। ये एक पोर्टेबल डिवाइस में भी देखने को मिलता है, और पोर्टेबल डिवाइस के अंदर कुछ इस तरीके की आइकन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या है आउटसाइड द हॉस्पिटल भी हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। और ये आपके सामने इमेजेस है, इसके अंदर 3 अलार्म बजते हैं, ठीक है। लास्ट अलार्म के अंदर हमारे को क्या करना होता है, प्रेस करना होता है बटन को जो इलेक्ट्रिकल शॉक पासिस करता है। ये एक ऐसी मशीन है जो कि खुद ही एनालिसिस करती है पेशेंट की हार्ट रेट को, हार्ट एक्टिविटीज़ को, और उसी के हिसाब से ये 3 टाइप में क्या करता है, अलार्म स्विच करता है। और थर्ड स्विच पर हमारे को क्या करना होता है, प्रेस करना होता है इलेक्ट्रिकल शॉक बटन को, ताकि पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके और रीजनरेट किया जा सके पेशेंट की हार्ट एक्टिविटी को। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इन्फ्यूज़न पंप की बात करी जाएगी। इन्फ्यूज़न पंप क्या होता है, इन्फ्यूज़न पंप वो होता है जो कि हमारे एक लिमिट अमाउंट के अंदर फ्लूइड को पेशेंट के अंदर विड्रॉ करता है, या फिर ऐसी ड्रग्स या कीमोथेरेपीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डोज के साथ ही पेशेंट को क्या दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं। तो वहाँ पे हम इन्फ्यूज़न पंप को यूज़ किया जाता है। मेनली ये आईसीयूज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्टैंड इन्फ्यूज़न पंप देखने को मिल रहा है, बेड साइड इन्फ्यूज़न पंप देखने को मिलता है, और ये आपके आईसीयूज़ के अंदर आपने इसको मेनली देखा ही देखा है। तो 3 टाइप की आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन की है कि जो इन्फ्यूज़न पंप होता है उसमें कितने मार्कर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर रेट देखने को मिलती है, जो फ्लो रेट है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंदर तो डोज होती है और उसका टाइमर होता है टाइम, ठीक है। तो रेट, डोज और टाइम तीनों ये इंडिकेट करता है किसकी, अपनी स्क्रीन के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेट किस रेट से हमारे को ड्रग देनी है, कितनी डोज देनी है, कितने टाइम में देनी है, इसको ये इंडिकेट करता है इसकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैनुअली सेट किया जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन के हिसाब से हम निकाल के रखते हैं इसको। और इसके द्वारा इन्फ्यूज़न पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लूइड, ड्रग्स और न्यूट्रिएंट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम में आता है। ये इन्फ्यूज़न पंप की 3 इमेजेस मैंने इसलिए दिखाई हैं क्योंकि कई बार आपको कोई सी भी इमेज इनमें से देता है तो आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये इन्फ्यूज़न पंप ही है। नेक्स्ट अपने बात करें नेक्स्ट इमेज की, तो यहाँ पे बाईपेप का आपको इमेज दे रखा है। बाईपेप डिवाइस है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। बाईपेप के अंदर अपने बात करें तो यहाँ पे आपको नेज़ल रूट के थ्रू हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं पेशेंट को एट ए नेट टाइम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एपनी की कंडीशंस देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। ये एक डिवाइस आता है, इसी डिवाइस के अंदर यहीं से कनेक्ट होकर के आपका पाइप निकलता है जो कि पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करता है। और ये भी रूम एयर का यूज़ कर सकता है, और यदि आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये ऑक्सीजन को भी क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है पेशेंट को। इसका पर्टिकुलर इवेंट दोनों टाइप के होते हैं। बाई पेप का मतलब होता है लेने और देने, दोनों तरीके से ये काम करता है। जैसे मैकेनिकल वेंटिलेटर बाईपेप और सी पेप मोड पे दोनों पे काम करता है,
तो उसी पे ये काम करता है। ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके सामने एक और इमेज जो दे रखी है, ये भी आपको इमेज याद रखनी है, ये भी बाईपेप का देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे लेरिंजियल मास्क की, तो लेरिंजियल मास्क आपके सामने देखने को मिल रहा है, एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है जो कि एपिग्लोटिस मास्क डिवाइस के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस डिवाइस का अपने यूज़ किया जाता है तो सुप्राग्लूटिल जो प्रोसेस होता है वहीं पे इसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। ये आपके सामने एक इमेज है, इसके आगे का जो पोर्शन है ये एक मास्क जैसा देखने को मिलता है जो कि इन्फ्लेंट हो सकता है एयर के थ्रू, और इसमें जो एयर फिल की जाती है वो 15 ml तक फिल की जाती है, ठीक है। और फिल कब की जाती है, जब पेशेंट के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट कर दिया जाता है। इम्प्लांट कहाँ करते हैं, सुप्राग्लूटिल, ठीक है। हमारी जो ग्लूटेल पोर्शन होता है, ग्लूटेस जो पार्ट है आपके लेरिंग्स का, उस एरिया पर इसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। ग्लूटिस एरिया और आपका ट्रेकिया है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ट्रेकिया इसके अंदर आता है और वही एयर पासेज के थ्रू यहाँ पे एयर डिलीवर कर दी जाती है। इमरजेंसी के अंदर यूज़ किया जाता है इसको मेनली। नेक्स्ट मैं बात करूँ टी ट्यूब की, तो टी ट्यूब क्या है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा से हम क्या करते हैं, हमारे गॉल ब्लैडर की सर्जरीज के दौरान इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉमन बाइल डक्ट को अंदर इसको प्लेस किया जाता है और बाइल ड्रेनेज करवाया जाता है इसके थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइल्स को क्या रखा जाए, बाहर निकाला जाए और इंटेस्टाइन में कम से कम जाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब बाइल यदि गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं होगा और इंटेस्टाइन में जाएगा तो एल्केलाइन नेचर की वजह से भी हमारे को क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने इमेज दे रखी है, ये वाइट कलर का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही आपकी टी ट्यूब है जिसको आपकी एब्डोमिनल वॉल से बाहर निकाला गया है और प्लेस की गया, कहाँ किया गया है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर प्लेस किया गया है। ड्यूडेनम तक ये क्या है, डक्ट जाती है, कौन सी, कॉमन बाइल डक्ट, और इसी में टी ट्यूब को प्लेस किया जाता है लीवर और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। लीवर और जो आपका ड्यूडेनम है उसी के बीच में इसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये आपको इमेज रखना है, इस पर ब्लू कलर की जो लाइनिंग है ये रेडियो ओपेक देखने को मिलती है, जिसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस भी एक्सरे माना जाता है, ठीक है, इसके प्लेसमेंट को। और यदि इसका डिसप्लेसमेंट देखने को मिले तो भी हम एक्सरे से ही कंफर्म करते हैं। टी ट्यूब के बारे में ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो सिंपल फेस मास्क आता है, तो सिंपल फेस मास्क की कुछ स्पेसिफिक इमरजेंसी के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। इससे जो फ्लो रेट होता है वो 5 से 8 लीटर तक हम डिलीवर कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो कंसनट्रेशन है वो 40 से 60 तक बॉडी के अंदर बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, मैक्सिमम जो फ्लो रेट होता है वो रहता है 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से। और सिंपल मास्क की जो कुछ विशेषताएं आपके सामने, इसके मास्क के ऊपर छोटी छोटी कुछ ओपनिंग्स बनी रहती हैं जिसे एक्सहेलेशन पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये सामने जो आपकी इमेज है ये सिंपल मास्क की है। पार्शियल रीब्रीदर मास्क की बात करी जाए तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क के अंदर बात करी जाए तो एक रिजर्वोयर बैग होता है, जिसके अंदर अपने बात करें तो एक्सेल जो गैस होती है वो लगभग 1/2 ऑफ द एक्सेल गैस इसके अंदर रिजर्व रहती है, ठीक है। रिजर्व मतलब जो पेशेंट के द्वारा जो ऑक्सीजन या फिर जो गैस बाहर निकाली जा रही है वो डायरेक्ट बैग के अंदर जा रही है, कितना 1/2 तक जा रही है और 1/3 तक जो पोर्शन है वो बाहर निकल जाता है इन पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। मास्क में कोई चेंजेस नहीं, सिंपल मास्क की तरह ही ये होता है, लेकिन इसमें एक रिजर्वोयर बैग लग जाता है, इसीलिए इसे हम पार्शियल रीब्रीदर मास्क कहते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन फ्लो रेट होता है वो 6 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। कंसनट्रेशन जो मिलता है हमारे को ऑक्सीजन वो 70 से 180 मिलता है, ठीक है। ब्लड के अंदर की बात कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की CO, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये रिजर्व बैग आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये रिजर्व बैग है। नॉन रिजर्व बैग की बात करी जाए, नॉन रीब्रीदर मास्क की, तो ये इसमें भी क्या होता है, एक रिजर्वोयर बैग होता है। इसके अंदर बात करी जाए तो यह रिजर्वोयर बैग के साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन जो फ्लो रेट होता है वो 10 से 15 लीटर होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इससे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो मिलता है हमारे को 95 to 100% मिलता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसनट्रेशन इसके थ्रू हमें मिलती है। इसके अंदर मैं बात करूँ तो जो इसका ओपन जो होता है मास्क के ऊपर ये 1 वे वॉल होता है, ठीक है। 1 वे वॉल होता है, ऑक्सीजन ले सकता है, रूम की भी ऑक्सीजन ये पेशेंट ले सकता है, लेकिन एक्सेल आउट करता है तो उस दौरान इसके अंदर क्या होता है, बैग के अंदर वो गैस जाती है। ऐसे पेशेंट के अंदर किसके चांसेस होते हैं, CO2 टॉक्सिसिटी के, CO2 टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि क्या है जो
गैस ये बाहर निकाल रहा है, जो ऑक्सीजन एक्सेल आउट कर रहा है, जिसमें CO2 है, ये भी क्या हो जाती है, रिजर्व हो जाती है बैग के अंदर, और इसी बैग के अंदर से ये वापस उसको ले लेता है अपने बॉडी के अंदर। इससे ऑक्सीजन तो डिलीवर अच्छी से हो रही है, लेकिन CO2 प्रॉपर बाहर नहीं निकलती। इसी वजह से इस पेशेंट के अंदर हम टाइम टू टाइम क्या करना होता है, कुछ देर के लिए मास्क को रिमूव किया जाता है, ताकि हम CO2 के कंसनट्रेशन को भी मेंटेन किया जा सके, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से बचाया जा सके पेशेंट को। ठीक है, जब भी हम जो बात करें नॉन रिब्रीदर मास्क जब पेशेंट में लगा हुआ है, तो इसमें जो ऑक्सीजन CO2 टॉक्सिसिटी के मोर कॉमन चांसेस देखने को मिलते हैं। तो ये था कुछ आपके लिए की पॉइंट्स आज के पार्ट के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे डिवाइसेस के लिए, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर करो, ताकि मुझे भी एक इवेंट क्रिएट करना है, और दूसरा मेरे को भी क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। न्यू चैनल है, अच्छी बात है, न्यू चैनल अच्छी ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प की भी नीड है। तो आप क्या करो, एक बार लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को ज़रूर से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।